हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और आज का जो आर्टिकल है द हिंदू से नहीं है, ये द हिंदू कॉपी पेस्ट हो गया। ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया से। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जीएसटी पे। आप लोग मुझसे कहते हो ना सर इकोनॉमिक एडिटोरियल्स करवाओ, तो ये आर्टिकल आपको पूरी जीएसटी की जन्म कुंडली समझा देगा। पिछले 7 से 8 साल में जीएसटी आने के बाद क्या बदलाव हुए और किन चीज़ों की गुंजाइश है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। क्लास को जरूर से सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। क्लास का ऑब्जेक्टिव है ग्रामर को, वोकैब को रीडिंग के सहारे इंप्रूव करना, इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को बेसिक से कवर करना। 5 मिनट की क्लास में आपको खुद ही फील हो जाएगा बेसिक से कैसे कवर किया जाता है। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, शुरू करें इसको। सबसे पहले इस आर्टिकल के 5 मोटे वर्ड्स मैं आपको शुरू में करवा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। तो ये है जी अपने 5 वर्ड्स। ठीक है, शुरू करेंगे आयरन आउट से। देखिए आयरन यानी इस्त्री। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और ये आपको मिल भी जाएगी, ये पूरी शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। देखिए आयरन क्या होती है, इस्त्री, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं। अगर आप आयरन आउट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप कपड़े पे इस्त्री करके उसकी सलवटें, उसकी तहें निकाल रहे हैं, यानी किसी चीज़ को स्मूथ बना रहे हैं, या फिर यूँ कह दें किसी मामले को, झगड़े को रिजॉल्व कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। अब इसको आयरन से, धोबी की प्रेस से अपनी आम जिंदगी में ले आओ। 2 लोगों के बीच का झगड़ा, कुछ लोगों के बीच का मन मुटाव, अगर वो ख़त्म कर दिया जाए समझौते के जरिए, तो आप उसको आयरन आउट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को याद रखना, बड़ा आसान है इसको याद करना मेरे ख्याल। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एक मीटिंग को बुलाया गया, कॉल किया गया, ताकि सुलझाया जा सके, आयरन आउट किया जा सके सारे उन फासलों को, डिफरेंसेस को जो थे मैनेजमेंट के बीच में और मजदूरों के बीच में। फासलों को सुलझाने को या झगड़े को ख़त्म करने को रेकनसाइल या हार्मोनाइज करना भी बोलते हैं। यू विल सी द फ्रेजल वर्ब आयरन आउट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है अपने पास गैल्वनाइज। जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है, और मेरे ख्याल 10वीं में तो सबने ही पढ़ा होगा, गैल्वनीकरण, गैल्वनाइज करना किसी चीज़ को, हिंदी में बोलते हैं गैल्वनीकरण, वहीं से वर्ड बना हुआ है। गैल्वनाइज करके आप स्टिमुलेट टू एक्शन करते हैं, किसी चीज़ को हरकत में लाने के लिए एक्टिवेट करते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक दिन बहुत अच्छे से समझाऊं कि यार तुम्हारे एग्ज़ाम्स नज़दीक है, क्यों इंस्टाग्राम चला रहे हो, क्यों सारा दिन यूट्यूब देखते हो, पढ़ाई करो, तो ये आपको जो मैंने छोटा सा भाषण दूंगा ना, ये आपको गैल्वनाइज करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि आप पढ़ाई शुरू करें। तो इस तरीके से किसी भी को भी मोटिवेट, एक्साइट करने को गैल्वनाइज करना कहते हैं। द थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब्स टू AI हैज़ गैल्वनाइज द IT सेक्टर एम्प्लॉयज़। जो थ्रेट है, जो चुनौती है जॉब्स को खो देने की AI के सामने, इसने मोटिवेट कर दिया है, हरकत में ला दिया है पूरे IT सेक्टर को या उनके एम्प्लॉयज़ को। और किस चीज़ में हरकत, किस चीज़ में? गैल्वनाइज्ड इनटू अपस्किलिंग एंड अडेप्टिंग टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, कि वो अपने आप को एक तो अपस्किल करें, अपनी स्किल्स को अप करें, और दूसरा वो अडेप्ट करें या ढालें बदलती हुई तकनीक के साथ खुद को, अडेप्ट टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। चलिए लंबा हो गया ये वर्ड, लेकिन ध्यान रखना आज गैल्वनाइज तो नहीं आया है, इसका सिनोनिम आपको आर्टिकल में मिलेगा स्पर। ठीक है, स्पर, SPUR। चलिए अगला वर्ड है प्रपोजिशन। देखिए ये प्रेपोजिशन नहीं है। एक तो आपने ग्रामर व्रामर पढ़ी होगी तो प्रेपोजिशन आती है ना, एट, ऑन, बाय, विद, वो प्रेपोजिशन है, PRE लगा होता है।
ये क्या है? प्रोपोजिशन। देखिए प्रोपोजिशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक प्रपोजल हो। याद करने का तरीका बता रहा हूं, प्रो वाली ट्रिक्स हैं सारी की सारी। प्रोपोजिशन क्या है जी? ऐसी सिचुएशन जिसमें हो कोई प्रपोजल, तो बन गई प्रोपोजिशन। अ स्पेशल ऑफर थ्योरी या सिचुएशन इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। यूज भी करके दिखाएंगे। मेकिंग इजी मनी हैज़ ऑलवेज बिन एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। आसान तरीके से पैसा बनाना हमेशा से ही एक लुभावना प्रोपोजिशन रहा है, एक ऐसा प्रपोजल या सिचुएशन रहा है जो सबको मज़ा आता है करने में। आप किसी को भी पूछ लो यार, पैसे बनेंगे, आसानी से बनेंगे, खूब सारे बनेंगे, करोगे काम, जनरली लोग तैयार हो जाते हैं ना। तो प्रोपोजिशन है ये हर एक आदमी के लिए बहुत लुक्रेटिव या अट्रैक्टिव। प्रोपोजिशन को प्रेमिस भी बोलते हैं, किसी चीज़ का आधार, किसी चीज़ की, है ना। चलो ये वर्ड आर्टिकल में प्रेमिस आएगा, वहाँ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको प्रोपोजिशन से। चलो अगला वर्ड अपने पास इवेजन। देखिए ये वर्ड बना है इवेड नाम की वर्ब से। इवेड यानी किसी चीज़ से बचना। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था, रास्ते में 2 ट्रैफिक के सिग्नल आते हैं, तो इनसे इवेड करने के लिए आप गलियों से होकर निकल गए, तो किसी चीज़ से बचने को बोलते हैं इवेड करना। और वहीं से वर्ड निकाला है इवेजन, बचने का काम इवेजन। इस्केप या बाईपास भी इसको बोल सकते हैं। द फेमस एक्टर हैज़ बिन चार्ज्ड विद इवेजन ऑफ इनकम टैक्स। इस मशहूर अभिनेता को चार्ज किया गया है, आरोप लगाया गया है इनकम टैक्स से इवेजन का या आयकर से बचने का। याद रखें जब भी टैक्स का आप इवेजन कर रहे हैं तो आप टैक्स से बच नहीं रहे हैं, बल्कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं। टैक्स भरने से बच रहे हैं मतलब टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो भरना था वो नहीं भरेंगे। तो इवेजन ऑफ टैक्स का मतलब होता है हिंदी में टैक्स की चोरी। इवेजन को सर्कमवेंशन भी बोलते हैं, ये वर्ड बड़े अच्छे से आता होगा आपको। देखिए ये गो वेंट गोन वाला ही वेंट है। गो मतलब जाना, उसी से वेंट बना हुआ है। और सर्कम यानी घूम के, यहाँ से यहाँ जाना है, बीच में ट्रैफिक सिग्नल है, तो आप ऐसे घूम के चले गए। समझ रहे हो ना, किसी चीज़ से बचना, घूम के निकलना, पतली गली से खिसकना, ये कहलाता है सर्कमवेंशन। तो ये वर्ड आप ऐसे कनेक्ट करें। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास ओवरराइड। देखिए अगर आप किसी घोड़े की सवारी कर रहे हैं, आप किसी घोड़े की सवारी कर रहे हैं, तो घोड़ा आप चला रहे हैं, घोड़ा आपको चला रहा है? आप ही घोड़े को चला रहे हैं ना। स्कूटर पे बैठे हैं तो आप स्कूटर चला रहे हैं, बाइक पे बैठे हैं तो बाइक चला रहे हैं। तो जो भी ऊपर बैठा होता है वो नीचे वाले को राइड करता है। ऐसे ही तो दुनिया चलती है ना। तो ओवर राइड करने का मतलब होता है किसी के ऊपर राइड करना, किसी को डोमिनेट करना, अपने हिसाब से चलाना। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, वो भी मैं आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। चलो पहले पहला वाला मीनिंग देखते हैं। द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स शुड ओवरराइड ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स इन द पॉलिसीज ऑफ अ स्टेट। सिटीजन्स का जो वेलफेयर है, नागरिकों की जो भलाई है, इस काम को ओवरराइड करना चाहिए या डोमिनेट करना चाहिए दूसरे सारे ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी पॉलिसी में, स्टेट की, राज्य की किसी भी नीति में। तो राज्य का एक ही काम है कि अपने नागरिकों की भलाई करना। ये काम हर चीज़ को ओवरराइड करेगा, हर चीज़ को डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो एक तो पहला वाला तरीका हो गया ये। दूसरा वाला भी देख लो। द लेटेस्ट रूलिंग ऑफ द SC ओवरराइड्स द रूलिंग्स पास्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन द पास्ट। जो लेटेस्ट रूलिंग है या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो ओवरराइड करता है। अब इसका मतलब क्या है? पहले दिल्ली हाई कोर्ट से कोई फैसला आया हुआ था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना वो डोमिनेट करेगा, समझ गए ना, ओवरराइड करेगा। जो ऊपर बैठा है वही तो राइड करेगा। तो लेटेस्ट रूलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की, फैसला जो है वो डोमिनेट करेगा या जगह ले लेगा उस सारी रूलिंग्स की जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास्ट में पास की थी। तो इसलिए ओवरराइड को किसी को कैंसिल करना और उसकी जगह लेने से भी कनेक्ट किया जाता है। और कैंसिल करने और जगह लेने को अंग्रेजी में रिप्लेस करना बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं सुपरसीड करना। वर्ड देख लेना, खास वर्ड अंग्रेजी में, अकेला ऐसा वर्ड अंग्रेजी का जिसकी स्पेलिंग में CEDE नहीं आता, SEDE आता है, ठीक है ना। तो सीड वाली आप जितनी भी स्पेलिंग देखो उसमें CEED या CED आएगा। ये अकेली ऐसी स्पेलिंग है इंग्लिश की जिसमें सीड बोला जा रहा है लेकिन सीड लिखा जा रहा है SEDE से। चलो आज के स्पेलिंग एरर में ये वर्ड मैंने आपसे पूछा है। चलो रैपअप करते हैं अपनी वोकैब को। आ जाओ क्लास पे, एक छोटी सी समरी आपको दें। GST आए हुए लगभग 9-10 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। 10 सालों में GST की वजह से सरकार का रेवेन्यू यानी खजाना खूब बढ़ा है। लेकिन GST को लाने का ये मकसद कभी नहीं था। GST को लाने का मकसद ये था देश में बिजनेसेस का टैक्स का जो फाइलिंग का काम है वो आसान हो, सबको बराबर टैक्स लगे और इकोनॉमी की रफ्तार जो है उसका जो पहिया है वो तेज़ी से घूमे।
भाई सरकार को खजाना आ रहा है ठीक है, लेकिन देश के पास आम आदमी की जेब में भी तो कुछ आना चाहिए ना। तो जीएसटी से सिर्फ सरकार का खजाना बढ़ा है, इकोनॉमी का पहिया उसकी रफ्तार जो है अभी तक ये तेज नहीं कर पाया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इसको लाना बहुत ज़रूरी था, अच्छा रिफॉर्म था, लेकिन इसके अंदर आज भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको दूर किया जा सकता है और इसको एक अच्छा सुगम टैक्स बनाया जा सकता है। आज की टोन है सजेस्टिंग और एनालिटिकल, एनालाइज करके सजेस्ट कर रहा है जीएसटी के साथ क्या किया जाए। चलिए अब शुरू करें। शुरू तो कर लेंगे, लेकिन मैं पढ़ूंगा और आप देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। सीखना आपने है, क्लास को पॉज कर लो आराम से, जल्दबाजी नहीं है। पहले खुद से पढ़ के मीनिंग निकालो कितना पढ़ पा रहे हो, फिर मैं करवाऊंगा एक एक वर्ड एक एक फ्रेज, है ना। चलो आराम से वीडियो को पॉज करके ट्राई देना। कह रहे जी जीएसटी वॉज लो हैंगिंग फ्रूट दैट इंडिया टुक 17 लॉन्ग ईयर्स टू बाइट। कह रहे जो जीएसटी है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है, एक ऐसा फल है जो बहुत नीचे लटक रहा था। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ। कह रहे जी जीएसटी इस तरह का फल है जो नीचे लटक रहा था, और वो फल जिसको इंडिया ने ले लिया 17 लंबे साल बाइट करने में या खाने में। तो सन 2000 के आसपास जीएसटी बन जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, लेकिन 17 साल लगे जीएसटी को लाने में। तो इस तरह का एक लो हैंगिंग फ्रूट है। अब ये क्या होता है जी लो हैंगिंग फ्रूट? देखिए एक पेड़ है बड़ा सा, आपको इससे आम उतारने हैं, ठीक है। अब आप क्या कुछ लेकर के आओगे लकड़ी वकड़ी आम उतारोगे, लेकिन ये काम बड़ा मूर्खता भरा होगा अगर आप लकड़ी ला करके पहले यहाँ के आम उतारें। अरे भाई सबसे पहले जो नीचे आम लटक रहे हैं वो उतार लो ना, जो खड़े खड़े उतार सकते हो, थोड़ा सा कूद के उतार सकते हो। तो अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट यानी नीचे लटकते हुए फल या ऐसे मुनाफे जो बड़े आसानी से आ सकते हैं, समझ गए ना, जिसके लिए ज़्यादा जतन नहीं करना, जो साफ तरीके से आप जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो जीएसटी एक ऐसा ही मुनाफा था जो हम 17 साल लगा दिया हम लोगों ने इस मुनाफे को लेने में, समझ गए ना, जीएसटी को लागू करने में। चलिए थोड़ा सा ये पन वाला सरकाज़म वाला सेंटेंस है कि हमें 17 साल लगे इस फल को बाइट करने में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी रिमूवल ऑफ अ डजन टैक्स लेयर्स वॉज एक्सपेक्टेड टू स्पर ग्रोथ। कह रहा है जो रिमूवल था या हटा देने का काम था, दर्जनों तरह की या डजन तरह की टैक्स लेयर्स को या टैक्स की परतों को, कहीं वैट लग रहा है, कहीं उसके ऊपर सेस लग रहा है ना, कहीं सेल्स टैक्स लग रहा है। कह रहा है ये जो रिमूवल था अलग अलग टैक्सेस की लेयरों को या परतों को हटा देने का, कह रहा है ये एक्सपेक्टेड था कि ये स्पर करेगा, ये इंसाइट या गैल्वेनाइज करेगा, हमारी ग्रोथ को हरकत में लाएगा। समझ में आया सेंटेंस? रिमूवल सब्जेक्ट है, वॉज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इससे ऐसी आशा थी, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू स्पर ग्रोथ। स्पर करना, गैल्वेनाइज करना, इंसाइट करना, ट्रिगर करना, किसी चीज़ को हरकत में लाना। चलिए कह रहा है जी एंड बारिंग कोविड ईयर 2021 जीएसटी हैज़ डिलीवर्ड ऑन द रेवेन्यू फ्रंट कंसिस्टेंटली। कह रहा है जी और बारिंग यानी छोड़ करके, बारिंग एक प्रेपोजिशन अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर या छोड़ करके। छोड़ करके कोविड का वाला साल 2021 वाला जीएसटी ने डिलीवर ऑन किया है या पूरा किया है उस सारे रेवेन्यू के फ्रंट को या मोर्चे को लगातार यानी कंसिस्टेंटली। चलिए जीएसटी अगेन सब्जेक्ट है, हैज़ डिलीवर्ड ऑन इसकी वर्ब है। डिलीवर ऑन करना, किसी आशा पे खरा उतरना, किसी वादे को पूरा करना, ठीक है ना। तो रेवेन्यू का जो मोर्चा है, फ्रंट यानी मोर्चा, तो रेवेन्यू के मोर्चे पे इसने अपने वादों को पूरा किया है, जिस हिसाब से लाया गया था वो काम इसने करके लगातार दिखाया है कंसिस्टेंटली। चलिए बारिंग जरूर देख लेना, बारिंग को आसान भाषा में बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर या फिर छोड़ करके। चलिए आगे करें जी बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ डिफरेंट स्टोरी एज लास्ट क्वार्टर्स डल फिगर्स शो। कह रहे लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या आर्थिक विकास है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, अलग ही कहानी है। जैसा कि एज पिछले क्वार्टर के जो डल से मायूस से जो फिगर्स थे या आंकड़ों थे उन्होंने हमें दिखाया। तो पिछले क्वार्टर में आपने सुना होगा भारत की इकोनॉमी 7.1 से कुछ 6.43 पे आ गई है, बहुत धीमी हो गई है जो है इकोनॉमी की रफ्तार। तो जैसा कि पिछले क्वार्टर ने हमें दिखाया, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में जीएसटी की कहानी कुछ अलग है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब होगी इज, ठीक है। लास्ट क्वार्टर्स के डल फिगर्स सब्जेक्ट है, फिगर्स की वर्ब है शो। फिगर का मतलब होता है आंकड़े, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब लगाई हुई है, एस यहाँ पे आया तो यहाँ पे निकल गया।
डल का मतलब होता है मायूस कर देने वाला। आगे कह रहे हैं जी, सो ऑन बजट ईव अमिड अ रैश ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस इट इज वर्थ कंसीडरिंग एन ऑफ बजट आइडिया। कह रहे हैं जी इसलिए बजट की ईव पे, देखिए इस वर्ड को ध्यान से देख लेना, EVE ईव। ईव का मतलब होता है इवनिंग, और अच्छे से करवाया हुआ फ्रेज मैंने आपको, ऑन द ईव ऑफ समथिंग या बजट ईव या ऑन द ईव ऑफ बजट। इस वर्ड का मतलब होगा फ्रेज का इस मौके पे, ऑन द ईव ऑफ दिवाली, दिवाली के मौके पे, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, न्यू ईयर के मौके पे। तो कह रहे हैं जी इसलिए बजट की ईव पे या बजट के मौके पे इस चीज़ के चलते अमिड एक रैश या एक अफरा तफरी के, जो रैश है प्रिस्क्रिप्शंस का, प्रिस्क्रिप्शन होती हैं सलाहें, है ना, ये कर लो वो कर लो, कह रहे हैं इन सब के बीचों बीच ये चीज़ वर्थ कंसीडरिंग है, ये चीज़ लायक है कंसीडर किए जाने के। और कौन सी चीज़? एक ऐसा आइडिया जो ऑफ बजट है, जो बजट से हटके है। तो बजट की संध्या पे देश को, पूरे देश से जो है सरकार को प्रिस्क्रिप्शन जारी हैं कि आप ये कम कर दो वो कम कर दो। तो एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन भी सरकार को गई है जो बजट से थोड़ी हटके है, ऑफ बजट है। और क्या है जी, वेदर GST कैन बी ट्वीक टू डिलीवर अगेन, क्या GST को ट्वीक किया जा सकता है या बदला जा सकता है फिर से डिलीवर करवाने के लिए, फिर से इसको आशाओं पे खरा उतरने के लिए। समझ में आया? तो ये एक अलग तरह की सरकार के पास प्रिस्क्रिप्शन या सजेशन बजट के मौके पे गया है। चलिए, इट की वर्ब है इज, इट्स आप समझते हैं, जब भी इट और अपोस्ट्रोफी लग जाए यानी ये बीच वाला कॉमा, तो ये बन जाता है इट्स, और इसका मतलब होता है या तो इट इज़ या इट वॉज या इट हैज़। आपको अपना आइडिया लगाना होता है, ये इट इज़ है, वॉज है या हैज़ है। इस केस में इट इज़ बनेगा। ट्वीक करना, किसी चीज़ को हल्का सा छेड़छाड़ करके, है ना, मतलब छेड़छाड़ करना। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, यही आपसे पूछ लेते हैं। वर्थ का मतलब होता है लायक, कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ को ख्याल में लेना। वर्थ कंसीडरिंग यानी ये चीज़ ख्याल करने लायक है। लेकिन वर्थ कंसीडरिंग ही क्यों लिखा, वर्थ टू कंसीडर क्यों नहीं लिखा? जनरली टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप दो वर्ब्स को जोड़ें। हालांकि वर्थ यहाँ पे एडजेक्टिव है, फिर भी आपका पहला सोच यही आना चाहिए कि टू कंसीडर ना लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाएगी। कॉन्सेप्ट करवा दें आपको? चलो आ जाओ, कॉन्सेप्ट आपको आता है भाई, यहाँ पे सिर्फ आपका रिपीट हो रहा है। क्लास में नए हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारी वो खास वर्ब्स हैं अंग्रेजी में, सारी वो खास वर्ब्स हैं जिनके बाद में या तो कोई नाउन आएगा और या फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। इनके बाद में कभी भी वर्ब का टू इन्फिनेटिव नहीं आता, इनके बाद में टू प्ले, टू ईट, टू, है ना, ऐसा कुछ भी आप नहीं लिखेंगे। वर्ब्स को याद करना बहुत आसान है। एडमिट का मतलब है मान लेना, डिनाई का मतलब है मना कर देना, उल्टा। इंजॉय का मतलब है मजा लेना, टॉलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सहना, कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ख्याल करना, सोचना, अवॉइड का मतलब होता है उससे बचना, रिज्यूम यानी शुरू करना, फिनिश ख़त्म करना, इमेजिन यानी सोचते रहना, प्रैक्टिस यानी करके दिखाना, कीप ऑन यानी जारी रखना, पोस्टपोन यानी आगे के लिए धकेल देना, स्पेंड करना टाइम को या वेस्ट करना टाइम को, रिज्यूम फिनिश फिर से आ चुका है, कैंट हेल्प और रजिस्ट एक ही बात है। इन दोनों का मतलब होता है अपने आप को ना रोक पाना। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, या कुड नॉट रजिस्ट लाफिंग, है ना। चलिए लास्ट में रिग्रेट, मीन और रिस्क, ये तीन अलग से वर्ब्स हैं, ये आपको अलग से याद करनी है। और दो एडजेक्टिव्स भी हैं, एक तो वर्थ और एक बिजी। थोड़ी ज़्यादा हुई डोज, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको ध्यान कर लो, 5 मिनट में याद हो जाएगा। सारी वर्ब्स को दिमाग से निकाल लो। क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ कैसे बनेंगे। द पुलिस आर कंसीडरिंग टू अरेस्ट और अरेस्टिंग द मिनिस्टर। पुलिस वाले सोच रहे हैं, इस चीज़ पे ख्याल कर रहे हैं मिनिस्टर को अरेस्ट करने पे। आपने देखा कंसीडरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इसके आगे लगा दिया टू इन्फिनेटिव। नहीं, इसके आगे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देखो नाउन तो कोई दिया नहीं हुआ, नाउन तो कोई दिया नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो कंसीडरिंग अरेस्टिंग, अजीब लगे भले, लेकिन पुलिस आर कंसीडरिंग अरेस्टिंग द मिनिस्टर। डिड यू एंजॉय टू वॉच या वॉचिंग द मूवी, क्या आपने मूवी को देखना एंजॉय किया। एंजॉय वर्ब अपने बाद लेती है नाउन को या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। वॉच नाम का वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ सकता है, तो डिड यू एंजॉय वॉचिंग। वी हैव पोस्टपोन टू गो या गोइंग आउट ऑफ इंडिया, अगेन वी हैव पोस्टपोन गोइंग आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि पोस्टपोन भी नाउन को या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेता है। चलो एक क्लास वर्क दे रहा हूँ आपको, सब बच्चे ट्राई करें, बड़ा आसान सा यार। द आइडिया वॉज रिस्की बट स्टिल वर्थ। अब देख लो कंसीडर वर्ब को कैसे लगाना है।
आइडिया बहुत रिस्की था लेकिन फिर भी कंसीडर करने के लायक था। डालना कमेंट्स में, सही गलत आपको वहीं पे रिमार्क्स देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। आराम से इसको एक रीडिंग दे दो अच्छे बच्चे की तरह। चल, कह रहा है जो टैक्स सिंप्लीफिकेशन है, टैक्स सिंप्लीफिकेशन वॉज जीएसटी सेंट्रल प्रेमिस। टैक्स को सिंप्लीफाई करना जीएसटी का सबसे सेंट्रल, सबसे बीच का प्रेमिस था या फिर ख्याल था, प्रोपोजिशन था। मतलब जीएसटी को इसी आधार पे लाया गया था कि ये टैक्स को सिंप्लीफाई करेगा। प्रेमिस आप समझते हैं, है ना, कोई ख्याल हो, कोई प्रपोजल हो, कोई ऑफर हो, कोई सिचुएशन हो, ठीक है ना। चलिए, टैक्स सिंप्लीफिकेशन सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। कह रहा है जी द आइडिया वॉज टू स्टार्ट विद 4 स्लैब्स, 5%, 12%, 18% एंड 20%, एंड रिड्यूस और कंसोलिडेट देम एज ग्रोथ स्लिप्ड इनटू हायर गियर। कह रहे जो आइडिया था, जो ख्याल था, वो ये था कि स्टार्ट विद करेंगे, शुरू करेंगे 4 स्लैब्स के साथ, 5% की, 12% की, 18% की और 28% की, और फिर रिड्यूस कर देंगे या कम कर देंगे या फिर कंसोलिडेट कर देंगे, मिला देंगे इन सभी स्लैब्स को जैसे जैसे हमारी ग्रोथ स्लिप करती है या फिसलती है हायर गियर में, तेज स्पीड में। तो 4 स्लैब्स में शुरू करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी इकोनॉमी की, थोड़ी बड़ी इकोनॉमी होगी तो 5 और 12 को मिला करके 10 की बना देंगे नई स्लैब, 12-18 को मिला करके 15 की बना देंगे। तो ये इनका ख्याल था। चलिए, सिंपल सेंटेंस, आइडिया सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। कंसोलिडेट करना, चीज़ों को आपस में मिला करके यूनाइट कर देना। कह रहा जी 8 years ऑन देयर इज टॉक ऑफ ए 35% स्लैब फॉर सिन गुड्स लाइक टोबैको एंड एरेटेड ड्रिंक्स। कह रहा है जी अब 8 साल आ गए हैं, ये कंसोलिडेट करना, रिड्यूस करना तो हम भूल ही गए। कह रहा है जी 8 years ऑन, 8 सालों के बीतने के बाद अब तो ऐसी बातचीत है, देयर इज टॉक, जो है एक 35% की स्लैब का सिन गुड्स के लिए या ऐसे सामानों के लिए जो आराम या, है ना, इस तरह की चीज़ें, लग्जरी टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि टोबैको है या फिर ऐसी ड्रिंक्स जो एरेटेड होती हैं, जो कि जिनमें कुछ टाइप की गैस मिली होती है। ये मैं समझा दूंगा आपको क्या होती है। चलिए, 8 years ऑन, याद रखें जब भी किसी पीरियड के बाद में ऑन लग जाए तो इसका मतलब होता है इतना समय बीतने के बाद। 5 weeks ऑन, 5 हफ्ते बीतने के बाद। 3 days ऑन, 3 दिन बीतने के बाद। ठीक है ना, तो ये फ्रेज अंग्रेजी में 8 years ऑन। टॉक की वर्ब है इज, क्लोज देर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को इज को टॉक नाम के सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। सिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं या ऐसे सामान होते हैं जो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप टोबैको क्यों लेते हो? सिगरेट पीने से थोड़ा ना कुछ हेल्थ बनती है या कुछ मज़ा आता है। मज़ा तो चलो आता होगा, लेकिन टोबैको एक शरीर को नुकसान करने वाली चीज़ है। मज़ा ले रहे हो आप, नुकसान करके खुद की बॉडी का। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी लग्जरी हैं, बॉडी का नुकसान करती हैं, फिर भी आप खाते पीते हो, अंग्रेजी में उनको बोलते हैं सिन गुड्स। इसमें अल्कोहल आ जाएगा। एरेटेड ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स होती हैं जिनमें कुछ गैस मिली हो, जैसे कि ये सारी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोका कोला, फेंटा, इनमें सब में कार्बन मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एरेटेड वाटर भी आता है आजकल जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है एक्स्ट्रा। फिर नाइट्रोजन वाली कॉफ़ी आती है आजकल, उसको पी करके आपको और अच्छा फील होगा। तो ये सब आपको ज़रूरत नहीं है, बस मज़ा लेने के लिए अजीब भांत भांत की अपने जो है ना ड्रिंक्स जो है पीते हैं, तो इनको बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। कह रहा है जी सम आर्टिकल्स अंडर द 28% स्लैब आर इफेक्टिवली चार्ज्ड हायर रेट्स वाया सेसेस। कह रहा है जी कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं देश में जो 28% की स्लैब में आते हैं, जिन पे टैक्स लगता है जीएसटी 28% का, और कह रहे हैं जी उनको इफेक्टिवली चार्ज किया जाता है इससे भी हायर रेट पे, इससे भी ज़्यादा रेट पे, सेस के जरिए या सरचार्ज के जरिए। तो 28% जीएसटी लग गया, 10% एजुकेशन सेस लगा दिया, 5% कुछ और लगा दिया, तो 45% उसकी टैक्स रेट बना दी। तो ऐसा भी सरकार जो है बीच बीच में कुछ चीज़ों पे इतना टैक्स लगाती है। और ये कौन सी चीज़ें हैं? लग्जरी गाड़ियाँ, है ना, जो 4 मीटर से लंबी गाड़ी है उस पर सरकार आपसे लगभग 40% का टैक्स ले लेती है जीएसटी की फॉर्म में। कह रहा है जी गोल्ड एंड सिल्वर आर टैक्स्ड एट 3%, डायमंड्स एट 1.5%। सोने चांदी पे टैक्स लगाया जाता है जीएसटी 3%, डायमंड्स पे लगाया जाता है 1.5%। चलिए बढ़े आगे, सिंपल है पढ़ने में सारा। अब एक कॉन्सेप्ट और ग्रामर का है, वो भी फटाफट देख लो। ये जो वर्ड आपने देखा ना प्रेमिस, जनरली नाउन होता है कोई भी, मान लो सिंगुलर नाउन है बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का, यानी एक लड़का। लेकिन बॉय का अगर मैं बॉयज़ बनाऊँ तो इसका मतलब क्या होगा? अनेक लड़के, एक से ज़्यादा लड़के। नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है पीछे एस लगने से। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ नाउन्स अंग्रेजी में, अजीबो गरीब नाउन्स हैं, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बना हो
तो वो अपना मीनिंग ही चेंज कर लेते हैं। वो लड़के से लड़के नहीं होगा, लड़का से लड़के नहीं होगा, वो कुछ और नया ही मीनिंग बना लेगा। और ऐसे 10 नाउन्स की लिस्ट आपको याद रखनी है, बार बार आपकी रीडिंग में आएंगे। और उन्हीं में से होता है एक प्रेमिस। प्रेमिस का मतलब होता है बेसिस, आधार या आइडिया, जिसके ऊपर कोई चीज़ आधारित हो। प्रेमिस का अगर प्रेमिसिस बनाएंगे, जिसको प्रीमाइसिस बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन है। प्रीमाइसिस का मतलब होता है प्रांगण या बाउंड्री। स्कूल प्रीमाइसिस यानी जिस पूरे एरिया में स्कूल बना हुआ है। घर का प्रीमाइसिस यानी आपके घर की पूरी 4 दीवारी, उसके अंदर का पूरा एरिया। तो प्रेमिस से प्रीमाइसिस बनाया तो वर्ड का मीनिंग बदल गया, याद करना पड़ेगा ये। आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, लोहा नहीं, जंजीरें। वाटर का मतलब होता है पानी। वाटर्स का मतलब होता है इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री, आपके देश की समुद्री सीमा। वाटर्स का मतलब होता है आपके देश की समुद्री सीमा, या फिर पानी जो किसी नदी या तालाब में या समंदर का पानी है। फिर वो वाले पानी की बात नहीं कर रहे हो आप, वाटर्स ऑफ यमुना, यमुना नदी का पानी है ना, इस तरह से आप बात कर रहे हो, किसी नदी या समंदर का पानी। स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा, वाह क्या नज़ारा है, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। ब्लाइंड का मतलब होता है जो देख ना सके। ब्लाइंड्स का मतलब होता है पर्दा या कर्टन्स। वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड्स का मतलब होता है जंगल या फिर डेंजर। वुड्स का मतलब होता है जंगल या फिर खतरा। मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर्स का मतलब होता है तमीज। एक तो कोई तरीका है किसी काम को करने का, और एक तमीज है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है ना। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक्स का मतलब होता है प्लास्टिक बनाने की कला। जो मैंने बोला इसको रिपीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्यारा सा। बड़े अच्छे क्वेश्चन इस पे आपको मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। यहाँ भी वही हुआ था, प्रेमिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब है आधार या बेसिस, ठीक है, प्रोपोजिशन। बढ़े आगे, चलो। ये बाकी आपको सब जो है इसका PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल गया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आराम से पॉज करो और निकालो इसका मीनिंग। नीचे वर्ड्स के मीनिंग भी दे रखे हैं मैंने। चलिए, कह रहा है जी सिंप्लिसिटी हैज़ बीन सेक्रीफाइस्ड फॉर रेवेन्यू। कह रहा है जो सिंप्लिसिटी है उसकी बलि चढ़ा दी गई है रेवेन्यू के नाम पे। GST को लाया गया था ज़िंदगी आसान बनाने के लिए व्यापारियों की, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में ज़िंदगी को और नर्क बना दिया है सरकार ने, ठीक है। सिंप्लिसिटी को जो है सेक्रीफाइस कर दिया है। कह रहा है जी पॉपकॉर्न कैन बी टैक्स्ड एट 3 डिफरेंट रेट्स। पॉपकॉर्न पे टैक्स लग सकता है, GST जो है 3 अलग अलग दरों पे। सूखा पॉपकॉर्न है तो शायद 5% लगेगा, चीज़ वाला है तो 15% लग जाएगा, दोनों मिक्स है तो 28% लग जाएगा। वैसे ही बन बटर्स प्राइस डिपेंड्स ऑन वेदर द बटर सिट्स ऑन द बन और इनसाइड इट। कह रहा है वैसे ही अगर बन बटर का प्राइस देखें, मस्का बन वगैरह आपने सुना होगा ना, कह रहा है अगर बन बटर पे GST डिपेंड करें, लगाएं, तो इसका प्राइस डिपेंड करेगा कि बटर कहाँ पे लगा हुआ है। बन के ऊपर लगा हुआ है या बन के अंदर लगा हुआ है। अंदर लगा है तो कुछ और रेट से कुछ और बन जाएगा, और बाहर लगा है तो GST की रेट कुछ और होगी। मतलब अजीब गरीब तरीके से GST लगाया जा रहा है। कह रहा है जी एनालिस्ट से गवर्नमेंट्स इन दिस स्पॉट बिकॉज GST कलेक्शन आर्ट ग्रोइंग फास्ट थैंक्स टू अ स्लो डाउन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। कह रहा है जो एनालिस्ट हैं जो इस चीज़ को विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इस स्पॉट में है या इस कंडीशन में इसलिए है, भाई ये सब सरकार के ऊपर मजाक ही तो है। पॉपकॉर्न नमकीन है तो 5% लगाएंगे, चीज़ वाला है तो 15% GST। तो एनालिस्ट कहते हैं कि सरकार इतनी बुरी अवस्था में स्पॉट में इसलिए है क्योंकि GST की कलेक्शन उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही। और क्यों नहीं कर रही? थैंक्स टू यानी बिकॉज ऑफ, थैंक्स टू यानी बिकॉज ऑफ एक मंदी के, स्लो डाउन के, जो है कंज्यूमर की स्पेंडिंग में, आम आदमी के खर्चे में। तो हम खर्चा कम कर रहे हैं, सरकार को GST कम मिल रहा है, इसलिए सरकार ये उठ पटांग तरह का GST लगाने की कोशिश करती है। एनालिस्ट की वर्ब है से, गवर्नमेंट की वर्ब है इज, GST कलेक्शंस की वर्ब है आर नॉट। थैंक्स टू याद रखना, थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, थैंक्स टू। थैंक्स ही लिखोगे, थैंक टू मत लिखना, थैंक्स टू फ्रेज ऐसे ही चलेगा। कह रहा है द टैक्समैन कैन नॉट ओवर राइट द इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स बाय एडिंग न्यू स्लैब्स और ट्रैकिंग इन्वेजन। कह रहा है जो टैक्समैन है यानी जो टैक्स को इन्फोर्स करने वाला डिपार्टमेंट है, बात कर रहे हैं GST डिपार्टमेंट की। कह रहा है जो GST डिपार्टमेंट है वो ओवरराइड नहीं कर सकता है, वो डोमिनेट नहीं कर सकता है हमारी आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट को या फिर जो है सीमाओं को। हमारी इकोनॉमिक सीमाएं है ना, हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, देश चलाना है, बजट बड़ा बने, डिफेंस बजट, एजुकेशन बजट,
तो हमारी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है, पैसा बहुत चाहिए लेकिन जीएसटी नहीं आ रहा, तो इसको टैक्समैन ओवरराइड नहीं कर पा रहा है। और कैसे? ऐड करके नई स्लैब्स को या फिर ट्रैक करके इवेजन को। स्लैब को ऐड करना यानी नए नए तरह का जीएसटी लगाना, और इवेजन को ट्रैक करना यानी चोरी को पकड़ना। समझ गए ना? चलिए, टैक्समैन की वर्ब है कैन नॉट ओवरराइड। ओवरराइड करना, किसी चीज़ को डोमिनेट करना, उसकी जगह ले लेना। कंस्ट्रेंट होती है सीमाएं, लिमिटेशन या रिस्ट्रेंट्स। चलिए, आसान ही है पढ़ने में आज, है ना? आ जाओ नेक्स्ट पे। चलो देना एक बार ट्राई खुद से। कह रहा है जी इट्स नॉट दैट जीएसटी हैजंट वर्कड। कह रहा है ऐसा नहीं है कि जीएसटी ने काम नहीं किया, जीएसटी काम आया नहीं। ये नॉट दैट का मतलब होता है नहीं है कि, ठीक है ना? इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। कह रहा है कैसे काम आया जीएसटी? कह रहा है द एवरेज लेवल ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इमेजिन देर इज ओनली वन टैक्स रेट, हैज़ कम डाउन फ्रॉम 14.4% to 11.6% as many articles have been moved to lower slabs। कह रहे जो एवरेज लेवल है टैक्स का गुड्स और सर्विसेज पे, बेचे जा सकने वाली चीज़ों पे, चाहे कोई सामान हो चाहे कोई सर्विस या सेवा हो। कह रहे जी इमेजिन करो सिर्फ एक ही जीएसटी की स्लैब रेट है, ना 5 समझो, ना 15, ना 28। कह रहे अगर ऐसा इमेजिन करो कि जीएसटी का एवरेज निकाल दें तो एवरेज टैक्स जो है वो कम डाउन हो गया है 14.4% पे 11.6% से 14.4 से 11.6। तो पहले देश में इतना टैक्स लगता था एवरेज किसी भी चीज़ पे, अब लगता है 3% कम। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल जो हैं उनको मूव कर दिया गया है या भेज दिया गया है लोअर स्लैब्स में, नीचे की स्लैब्स में, या कम टैक्स वाली रेट पे। एवरेज लेवल ऑफ टैक्स की वर्ब है हैज़ कम डाउन, मैनी आर्टिकल्स की वर्ब है हैव बीन मूव्ड। यहाँ पे आ रहा है जो है एक्टिव वॉइस, एवरेज लेवल नीचे आ गया है हैज़ कम डाउन, और बहुत सारे आर्टिकल्स को नीचे भेज दिया गया है दे हैव बीन मूव टू लोअर स्लैब्स। ठीक है, एक्टिव पैसिव पकड़ते रहना। फ्रॉम और टू लगा के आप बताते हैं रेंज कहाँ से लेकर के टैक्स कहाँ तक आया, फ्रॉम 14 to 11। करे जी इन फैक्ट ओनली अबाउट 28% ऑफ आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशंस आर टैक्सड एट ओवर 5%। कह रहा जी सच बात तो ये है सिर्फ 28%, 28% ऐसे सामान हैं, आर्टिकल्स हैं जो घर में यूज़ होते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन के हैं, और वो टैक्स किए जाते हैं 5% से ज़्यादा जीएसटी पे। तो घर में खाने पीने का सामान जो सब अपना किचन विचन का आइटम्स हैं, है ना, 28% आइटम्स ऐसी हैं जिन पे 5% से ज़्यादा टैक्स जो है लगाती है सरकार। चलिए, ओनली अबाउट 28% ऑफ आर्टिकल्स की वो है आर टैक्स्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इनको टैक्स किया जाता है। कह रहा है सो गवर्नमेंट हैज़ बिकम हैविली डिपेंडेंट ऑन द 18% स्लैब विच ब्रिंग्स अप टू 75% ऑफ जीएसटी। कह रहे जी इस प्रकार से सरकार हैविली बन चुकी है, डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, निर्भर 18% की जीएसटी की स्लैब पे, जो ले करके आती है, ब्रिंग अप करती है 75% जीएसटी देश का। तो सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है इसी स्लैब से, 18% वाली स्लैब से आता है 75%। डिपेंड करना, किसी चीज़ पे निर्भर होना, ऑन लगा के बताएं जिस भी चीज़ पे आप डिपेंड कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड रिलाई एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बड़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा आर्टिकल है, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 आपके रह गए छोटे छोटे पैराग्राफ्स, आराम से इसको पढ़ लो। चलो, कह रहे द ओनली वे टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटिंग जीएसटी विद मोर स्लैब्स इज टू स्पर ओवरऑल डिमांड। कह रहा है अब अकेला एक ऐसा रास्ता बचा है अवॉइड करने का और कॉम्प्लिकेट करने से, या और ज़्यादा पेचीदा बनाने का जीएसटी को, और कैसे और ज़्यादा स्लैब्स के साथ, वो ये है कि आप स्पर कर दें या बढ़ावा दें देश में डिमांड को। सरकार कुछ ऐसा करे कि हम घर से जा कर के सामान ही सामान खरीदें, है ना, हमारी जेब में पैसा और हम खरीदते जाएं। तो सरकार को ये 28, 35, 45 वाला खेल नहीं करना पड़ेगा। एक ही तरीके से हम जीएसटी को और कॉम्प्लिकेट करने से अवॉइड कर सकते हैं। द ओनली वे की वर्ब है इज़, द वे इज़ टू स्पर डिमांड, स्पर करना, इंसाइट करना, गैल्वनाइज करना, किसी चीज़ को हरकत में लाना। अवॉइड, कंसीडर, इमेजिन, प्रैक्टिस, याद है ना सारी वो वर्ब्स जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। तो अवॉइड के बाद में कॉम्प्लिकेटिंग लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाया गया है। कॉम्प्लिकेट करना यानी पेचीदा बनाना, यहाँ लग गई आईएनजी फॉर्म। आगे कह रहा है जी जीएसटी कैन डू इट्स बिट हियर। कह रहा है जीएसटी जो है वो अब कर सकता है अपना काम। डू इट्स बिट का मतलब होता है अपना योगदान देना, अपना छोटा सा
हिस्सा जो है उसको अदा करना। तो जीएसटी अपना काम यहाँ पे कर सकता है। कैसे करेगा? कह रहा है फॉर एग्जाम्पल एविएशन फ्यूल विच इज़ नॉट अंडर जीएसटी मेक्स अप 40% ऑफ एयरलाइंस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड कोस्ट ₹8.5 पर लीटर मोर इन कोलकाता देन इन मुंबई। कह रहा है जी एग्जाम्पल के लिए अगर एविएशन फ्यूल को देखें, एविएशन यानी जो एयरलाइन इंडस्ट्री से, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, जहाज़ों का फ्यूल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो जहाज़ों का फ्यूल है जो कि जीएसटी के अंडर अभी नहीं आता, वो मेक अप करता है या मिल करके बनाता है 40% को किसी भी एयरलाइन के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के या फिर उनके रोज़मर्रा के खर्चे को, और जो कॉस्ट करता है लगभग ₹8.5 पर लीटर ज़्यादा, मोर ज़्यादा कोलकाता में बजाय मुंबई के। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि एयरलाइन फ्यूल पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, तो कलकत्ता में ₹8.5 महंगा मिलता है पर लीटर के हिसाब से ज़्यादा रेट पे। चलिए एविएशन यानी जो उड़ने से, या समझिए ना उड़ान से जुड़ा हो। अच्छा, मेकअप करना यानी किसी चीज़ को मिल करके बनाना। ये फ्यूल जो है मेकअप करता है, मिल करके बनाता है 40% किसी भी एयरलाइन के रोज़मर्रा के खर्चे को। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब हर रोज़ होने वाले खर्चे, ऐसा समझ ले। कह रहा है अ लो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स वुड बी गुड फॉर बोथ एयरलाइंस एंड फ्लायर्स। कह रहा है अगर एक लो रेट लगा दे जीएसटी की और सबके लिए बराबर हो, यूनिफॉर्म हो हर जगह, तो वो अच्छी होगी एयरलाइन के लिए भी और फ्लायर्स के लिए भी, उड़ने वाले यात्रियों के लिए भी। चलिए, लो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट की वर्ब है वुड बी। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, सबके लिए बराबर। चलिए एविएशन वर्ड को देख लेना। स्पेलिंग, शन की स्पेलिंग वो नेशन वाली स्पेलिंग है, TION। ठीक है, आज के स्पेलिंग वाले में ये जो वर्ड मैंने आपसे पूछा हुआ है। आ जाओ लास्ट पैराग्राफ। अब इसको यहाँ पे करेगा ये फटाफट से रैप अप। आराम से इसको एक रीड दे दो फटाफट से, क्या कहना चाह रहा है। चलो, कह रहा है जी एट द सेम टाइम सेंटर मस्ट स्विफ्टली आयरन आउट डिफरेंसेस विद स्टेट्स ओवर टैक्स शेयरिंग। कह रहा है जी उसी वक्त एट द सेम टाइम सेंटर को एक और काम भी करना होगा कि वो फटाफट स्विफ्टली आयरन आउट करे या सुलझाए अपने डिफरेंसेस को, फासलों को राज्यों के साथ टैक्स की शेयरिंग को लेकर के। तो जीएसटी आपने देखा होगा, SGST जाता है और एक CGST जाता है। CGST जाएगा सेंटर को, SGST जाएगा राज्य को, स्टेट को। तो ये जो इनका जो शेयरिंग पैटर्न है उसमें बड़े झगड़ा है। तो सेंटर का काम है कि जीएसटी में इस झगड़े को भी फटाफट से वो आयरन आउट करके सुलझाए। चलिए, सेंटर की वर्ब है मस्ट आयरन आउट। आयरन आउट आप देख चुके हैं, स्त्री से, धोबी वाली स्त्री से बनाया था वर्ड हमने। स्विफ्टली यानी फटाफट, क्विकली, प्रॉम्प्टली, फास्ट, डिफरेंसेस यानी फासले। कह रहा है जी टू मनी ऑफ देम कंप्लेन सेंटर कीप्स मोर देन इट नीड्स। कह रहा है बहुत सारी जो देम हैं, देम की बात हो रही है स्टेट्स की। कह रहा है हमारे भारत के ज़्यादातर राज्य जो हैं वो ऐसा कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि राज्य से ज़्यादा सेंटर जो है वो रख लेता है, और ये ज़्यादा होता है जो इसको ज़रूरत होती है उससे। सेंटर ज़्यादा खर्चा जो है, ज़्यादा जीएसटी का हिस्सा अपने पास रोक लेता है। कह रहा है जी एंड दे आर पुअर देन दे वर विदाउट जीएसटी। और वो गरीब हो गए हैं बजाय उसके जब वो जीएसटी के बिना हुआ करते थे। तो राज्य यही बोल रहे हैं कि जीएसटी आने से पहले हमारा ठीक ठाक खर्चा पानी चल रहा था, जब से जीएसटी आया है सारा पैसा सेंटर जो है वो अपनी जेब में रख लेता है, हम और गरीब हो गए हैं। टू मनी ऑफ देम आया है स्टेट्स के लिए, वर्ब है कंप्लेन करना, शिकायत करना। सेंटर यानी केंद्र सरकार, वर्ब है इसकी कीप्स, यहाँ पे दैट लगा हुआ है, बीच में छुपा हुआ है। इट आया केंद्र सरकार के लिए, वर्ब है इसकी अगेन नीड्स, सेंटर की। दे आया अगेन राज्यों के लिए, वर्ब है इसकी आर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन लगेगा। कभी कभी देन नहीं भी लगा होगा तो कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन याद रखें अगर देन लग गया कंपैरिजन के लिए, THAN देन लग गया तो फिर कंपैरेटिव डिग्री जरूर आएगी। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आना जरूरी नहीं है, लेकिन देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री जरूर आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कह रहा है जी दैट फाइनेंस कमीशन विच सेट्स द फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू शेयरिंग इज सेंटर्स चाइल्ड एड्स टू द स्टेट सस्पिशन। कह रहा है जी दैट यानी ये बात की, और कौन सी बात कि जो फाइनेंस कमीशन है जो कि सेट करती है उस फॉर्मूला को, उस सूत्र को जो है रेवेन्यू की शेयरिंग का या फिर जीएसटी के कमाई के बंटवारे का। कह रहे ये बात जो है ना कि फाइनेंस कमीशन जिसके पास ये काम है कि वो शेयरिंग का फॉर्मूला देगी, वो सेंटर का ही चाइल्ड है, वो केंद्र सरकार का ही बच्चा है। फाइनेंस कमीशन केंद्र सरकार ही बनाती है। तो कह रहे ये बात जो है ना ये ऐड टू कर देती है, बढ़ा देती है राज्यों के सस्पिशन को या इनके डाउट को सेंटर के ऊपर।
भाई अगर आप अपने घर के आदमी को अपने झगड़े के अंदर सुलझाने के लिए जज बना दोगे तो आपके घर का आदमी तो आपकी बात ही सुनेगा ना। तो क्योंकि फाइनेंस कमीशन सेंटर बनाता है तो राज्यों को ये लगता है कि सेंटर इसको जो बोलेगा ये वही लिख देता है, रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला। चलिए दैट की वर्ब है एड्स टू, फाइनेंस कमीशन की वर्ब है इज, विच आया कमीशन के लिए वर्ब है इसकी सेट्स। कह रहा है अ चाइल्ड अ लिटिल जनरसिटी विल गो अ लॉन्ग वे। कह रहा है सेंटर के लिए एक सलाह है कि थोड़ी सी अगर आप जनरोसिटी रखें, बड़ा दिल रखें, सेल्फलेसनेस रखें या काइंडनेस रखें तो ये एक लॉन्ग वे जाएगी, बहुत आगे तक जाकर के आपको मदद करेगी। जनरोसिटी आपने देख लिया, बड़ा दिल वर्ब है विल गो। रैप अप करें क्लास को, छोटा आर्टिकल था आज का, मीनिंग आपने पूरा निकाल लिया। तसल्ली से सारे क्वेश्चंस को अब यहाँ पे अटेम्प्ट करो। प्राइमरी थीम क्या है इस आर्टिकल की, एक सेंटेंस में ये आर्टिकल समझाना चाहें तो इन चारों में से वो कौन सा सेंटेंस होगा। चलो, ये आर्टिकल ना तो जीएसटी की इनएफिशिएंसी पे लिखा गया है, ना ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के लिखा गया है सेंटर और स्टेट्स के बीच, ना ये जीएसटी के इम्पैक्ट के ऊपर लिखा गया है हवाई जो है यात्रा की इंडस्ट्री पे, एविएशन इंडस्ट्री पे। ये आर्टिकल लिखा गया है कि जीएसटी को ज़रूरत है सिंप्लीफाई करने की और ज़रूरत है देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने की, है ना। इस ज़रूरत के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। फर्स्ट का आंसर होगा बी। आसान क्वेश्चन था। थर्ड वाला मुश्किल है, सेकंड वाला भी आसान है। कह रहा है जी सेकंड में आर्टिकल में क्यों आर्ग्यू अगेंस्ट किया गया है या इस चीज़ के खिलाफ दलील दी गई है, और किस चीज़ के खिलाफ, नई टैक्स स्लैब्स को ऐड करने के खिलाफ। क्यों कहते हैं कि नई टैक्स को और स्लैब्स को ऐड नहीं करना है जीएसटी में। सिंपल सी बात है, आपने 4 टैक्स स्लैब लगा रखी है, जब उसी से कुछ नहीं हुआ तो 5वीं लगा करके क्या होगा, जबकि आप इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। तो नई टैक्स स्लैब जो हैं वो और कॉम्प्लेक्स कर देंगी जीएसटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा हिंडर करेंगी, रोकेंगी। इसलिए मना किया गया कि और नया कोई टैक्स का स्लैब मत लगा देना। ठीक है, सेकंड का आंसर भी बनेगा बी। अब आ जाओ मेन इवेंट, अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जी बन बटर का प्राइस डिपेंड करता है कि बटर कहाँ पे रखा हुआ है। इस बात के जरिए आर्टिकल में क्या समझाया जा रहा है, इस ताने के जरिए, इस हास्य वाले फ्रेज के जरिए, सरकाज़म के जरिए क्या बात को कहा जा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि वही बन है वही बटर है, अंदर डाल दिया बाहर डाल दिया, इससे जीएसटी बदल गया। यानी जीएसटी में, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं, जीएसटी बहुत ज़्यादा अतरंगी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, और बड़ा मनमाना टैक्सेशन है। बटर अंदर डाल दिया तो वो डिश का कुछ और नाम है, उस पर अलग जीएसटी, बाहर लगा दिया तो उस पकवान का कुछ और नाम है, उस पर एक अलग जीएसटी। ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी यानी मनमाना टैक्सेशन वाला सिस्टम है जीएसटी, और इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यही बात इसमें बताई गई है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मेंस लेवल का, होपफुली सही हुआ होगा आपका। अब ये हुआ ना हो, ये ज़रूर सही करना आगे वाले। आयरन आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है। इन चारों में से सही स्पेलिंग आपको चूज करनी है, एविएशन, प्रोपोजिशन, गैल्वनाइज या सुपरसीड। सर्कमवेंट का मीनिंग पूछा है आपसे, 4 मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं, और लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज में, दूसरी आपको मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस फ्रेज की वजह से। 4 से लेकर के 9 तक यानी कि 6 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे, आराम से चेक कर लेना। और आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले, आंसर्स को चेक करके मुझे बताना। क्लास कैसी लगी आज की। कभी कभी ऐसे आसान और इकोनॉमिक आर्टिकल्स भी लाने की कोशिश करूंगा, फीडबैक देकर के बताना क्या ऐसे आर्टिकल्स को और, है ना, लाया जाए। कमेंट्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।